नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बजने वाले, आइए शुरू करते हैं चक्रव्यूह का सिलसिला। सबसे पहली स्टोरी, मौके पर चौका मारने की फिराक में जीएसटी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह कैसे क्लीन बोल्ड हुए, फर्जीवाड़े में कैसे फंस गए कमिश्नर जीएसटी साहब। इस खबर को 13% लोगों ने देखना चाहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का आज एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया। इस हादसे पर किसने उठाए हैं सवाल, ये आज आपको बताएंगे। इस खबर को 15% लोग देखना चाहते हैं। अमित शाह के सनातनी मैसेज वाले बयान से विपक्ष क्यों बल्लियां मारकर खुश हो रहा है और कौन है जो इससे बौखला रहा है, इस खबर में दिलचस्पी दिखाई है 22% दर्शकों ने, उस पर भी हम नजर डालेंगे। और यूजीसी में ओबीसी वाला बखेड़ा किसने खड़ा किया, इस विवादों से भरी खबर ने जबरदस्त अट्रैक्शन आज भी बना हुआ है। आज भी भारी संख्या यानी करीब 50% लोग यूजीसी वाली खबर देखना चाहते हैं। तो चक्रव्यूह की आज की सबसे पहली स्टोरी आपकी पसंद के मुताबिक हम यूजीसी के बखेड़े वाली कर रहे हैं। दूसरे दिन की सबसे बड़ी खबर ये बनी हुई है। तो यूजीसी में ओबीसी कौन लाया? यूजीसी द्वारा कॉलेजों में समता कमेटी यानी इक्विटी कमेटी बनाए जाने के नियमों को लेकर प्रदर्शनों की लौ और तेज हो गई है। अगड़ी जातियों ने विरोध का झंडा बुलंद कर रखा है। बीजेपी के अंदर खाने से भी अब इसे लेकर विरोध की आवाज सुनाई देने लगी है। वहीं केंद्र सरकार की भी नजर पूरे मामले पर लगातार बनी हुई है, हालात बिगड़ने न पाए। लेकिन सवाल है कि यूजीसी का प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन जो 13 साल पहले कानून बना था, फिर ऐसा क्या हुआ कि इस बार 13 जनवरी 2026 को इन नियमों में बदलाव के बाद बखेड़ा इतना बढ़ गया कि मामला अनशन, आंदोलन, मशाल जुलूस, पुतला जलाने और सरकार के मुखालफत करने वाले नारों तक पहुंच गया। बीजेपी के साथ दिखने वाले लोग भी क्यों विरोध करने लगे? क्या यूजीसी पर जारी बवाल के पीछे सिर्फ और सिर्फ ओबीसी वाला एंगल है? आज की सबसे बड़ी सवाल यही है। अगड़ी जाति से जुड़े लोग यही बात बार बार दोहरा रहे हैं। विरोध की ये चिंगारी धधक रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, जहां पर यूजीसी बिल को लेकर जो सवर्ण वर्ग से जुड़े जो लोग हैं, जो छात्र हैं, वो इस वक्त अनशन पर हैं। पिछले 24 घंटे से खुले आसमान के नीचे जो केसरिया भारत के तत्वाधान से यानी जो सवर्ण समाज के जो लोग हैं, वो ऐसे ही इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस पूरे बिल को काला कानून बताते हुए इसको पूर्ण तरीके से वापस लेने की मांग ये कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है, विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। न सिर्फ काशी का ये जिला मुख्यालय, बल्कि वाराणसी के शहर गली गली में कुछ इसी तरीके की जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही है। क्या आप बताइए हमें, या मैं सभी ओबीसी समाज के लोगों से भी पूछना चाहता हूं, अगर ओबीसी समाज के किसी बच्चों के ऊपर अगर एसटी/एससी समाज के बच्चों के द्वारा कोई मामला बनाया जाता है तो क्या उनके लिए वो नियम सेम नहीं होगा? उनके भी ऊपर मामला बनाने वाले के साथ उसको गोपनीय रखा जाएगा, उनके भी साथ वही कार्रवाई होगी। पहले उनके भी बच्चों को पहले जेल भेजा जाएगा, बाद में उसके बाद उस पे। और आप जानते हैं कि ऐसे ही नॉर्मली समाज में जहां भी कहीं एसटी/एससी एक्ट अगर लगाया जा रहा है तो 80 से 85% फर्जी होता है। वाराणसी में अनशन पर बैठे लोगों की एक ही मांग है कि देश और समाज के हित में ये नियम वापस लिए जाएं जिसमें सवर्ण समाज या सामान्य वर्ग के साथ ज्यादती की गई है। लेकिन सवाल वही है, ये ओबीसी वाला एंगल इस कहानी में, इस नियमन में कहां से आया? दरअसल 17 दिसंबर 2012 से यूजीसी से मान्यता प्राप्त सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जातीय भेदभाव रोकने के लिए कुछ नियम लागू किए गए थे 2012 में। ये नियम सिर्फ सुझाव और जागरूकता के लिए बने थे। इनमें कोई सजा या अनिवार्यता नहीं हुआ करती थी। यूजीसी के इस रेगुलेशन के लागू हुए 3 साल 1 महीने के बाद यानी 17 जनवरी 2016 को हैदराबाद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एक ऐसी खबर आती है जो कई महीनों तक सुर्खियों में रहती है। दलित छात्र रोहित वेमुला ने भेदभाव से तंग आकर सुसाइड कर ली और इसके बाद रोहित का सुसाइड नोट चर्चा में आ गया। ये महज एक खत नहीं, बल्कि इसके एक एक शब्द बेहद प्रभावशाली थे। आपको आज एक बार फिर रोहित वेमुला के उसी खत का अनुवाद दिखाते हैं। एक इंसान की कीमत उसकी पहचान एक वोट, एक संख्या, एक वस्तु तक सिमट कर रह गई है। कोई भी क्षेत्र हो, अध्ययन में, राजनीति में, मरने में, जीने में, कभी भी एक व्यक्ति को उसकी बुद्धिमत्ता से नहीं आंका गया। इस तरह का खत
मैं पहली दफा लिख रहा हूं। आखिरी खत लिखने का ये मेरा पहला अनुभव है। अगर ये कदम सार्थक ना हो पाए तो मुझे माफ कीजिएगा। हो सकता है कि इस दुनिया, प्यार, दर्द, जिंदगी और मौत को समझ पाने में मैं गलत था। कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन मैं हमेशा जल्दबाजी में रहता था। एक जिंदगी शुरू करने की हड़बड़ी में था। इसी क्षण में कुछ लोगों के लिए जिंदगी अभिशाप है। मेरा जन्म मेरे लिए एक घातक हादसा है। अपने बचपन के अकेलेपन से मैं कभी उबर नहीं सका। अतीत का एक क्षुद्र बच्चा। इस वक्त मैं आहत नहीं हूं, दुखी नहीं हूं, मैं बस खाली हो गया हूं। अपने लिए भी बेपरवाह। ये दुखद है और इसी वजह से मैं ऐसा कर रहा हूं। लोग मुझे कायर कह सकते हैं और जब मैं चला जाऊंगा तो स्वार्थी या मूर्ख भी समझ सकते हैं। उमा अन्ना, मुझे माफ कीजिएगा कि ऐसा करने के लिए मैं आपके कमरे का इस्तेमाल कर रहा हूं। अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन परिवार, माफ करना, मैं आप सबको निराश कर रहा हूं। आपने मुझे बेहद प्यार किया। मैं उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूं। आखिरी बार के लिए जय भीम। रोहित वेमुला आज हम सबके बीच नहीं है। रोहित वेमुला तो अब हम सबके बीच नहीं है रहे, लेकिन उनके इस आखिरी खत ने समाज को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया कि वाकई कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में दलित छात्रों के साथ बराबरी वाला व्यवहार नहीं होता है। जनवरी 2025 में रोहित के परिजनों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को नए नियम बनाने का निर्देश दिया था। फरवरी 2025 में फीडबैक के लिए एक ड्राफ्ट जारी किया गया। संसद की एक संसदीय समिति ने ड्राफ्ट को 8 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार को सौंप दिया। 30 सदस्यों की संसदीय कमेटी में बीजेपी के 16, कांग्रेस के 4, समाजवादी पार्टी के 3, टीएमसी के 2, सीपीएम, एनसीपी, डीएमके, एनसीपी शरद गुट और आम आदमी पार्टी के एक सदस्य मेंबर थे, जबकि कमेटी के चेयरमैन कांग्रेस के दिग्विजय सिंह थे। संसदीय समिति ने कहा कि भेदभाव वाले नियमन की परिभाषा में ओबीसी को शामिल किया जाना चाहिए, यानी स्टैंडिंग कमेटी ने ओबीसी को इस नियमन में शामिल करने की बात की, जिसमें बीजेपी के भी 16 सांसद थे। दिग्विजय सिंह इसके चेयरमैन थे। 15 जनवरी 2026 से ये नियम यूजीसी ने सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में लागू कर दिए, यानी 2012 के यूजीसी रेगुलेशंस में ओबीसी वाला एंगल नहीं था और उस वक्त इसे लेकर किसी तरह का विवाद भी नहीं था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, नए नियम के बारे में कहा गया, संसदीय कमेटी की सिफारिश पर यह नियम बना और उसके बाद ओबीसी वाला एंगल इस कहानी में जुड़ जाता है। सवाल यह भी है कि क्या कैंपसेस में ओबीसी, एससी और एसटी छात्रों के साथ भेदभाव होता है? तो इसका जवाब यूजीसी ने ही नए नियम बनाने के वक्त बताया था। बीते 5 सालों में कैंपस के अंदर जाति आधारित भेदभाव की शिकायतें लगातार बढ़ी हैं। 2019-20 में 173 शिकायतें मिली थी, जबकि 2023-24 में 378 शिकायतें मिली, मतलब 118% से ज्यादा की बढ़ोतरी। अब इसी का एक दूसरा पहलू भी है जो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की रिपोर्ट से निकलकर सामने आया है। 2021-22 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल 12,002 कॉलेज यूनिवर्सिटीज में करीब 4 करोड़ 33 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं। जातीय भेदभाव की शिकायतें मिली 378। तो अगर इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 0.0008% यानी 1% से भी बहुत कम। मनोज मुंतशिर शुक्ला 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात कर रहे थे, जबकि बहुत बड़ा वर्ग है जो इस नियमों को रखना चाहता है और वो वर्ग वाकई में बहुत बड़ा है, क्योंकि उसमें एससी, एसटी और ओबीसी शामिल हैं, जिनकी आबादी मोटे तौर पर राजनीतिक बयानबाजी में 80% के आसपास बताई जाती है। एक बात तो साफ है कि नए नियमों को लेकर सवर्ण समाज का बड़ा तबका में जबरदस्त तरीके से विरोध में इस वक्त सड़कों पर है। इस भ्रम को दूर देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दावा किया कि यूजीसी के नियम का गलत इस्तेमाल करने का अधिकार किसी को नहीं होगा। शिक्षा मंत्री के दावों पर सामान्य वर्ग के छात्र, सामान्य वर्ग जो प्रोटेस्ट कर रहा है, वो कितना भरोसा कर रहा है, ये लखनऊ से आई हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। यूजीसी को लेकर लगातार लखनऊ में प्रदर्शन जारी है। इस समय जीपीओ पे छात्रों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा था कि किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। अभी भी प्रदर्शन क्यों जारी है आप लोगों का? सबसे पहले तो यह क्लियर करना होगा कि जो राजपत्र जिस दिन से जारी होता है, नियम उसी दिन से लागू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये उनके कहने से कुछ नहीं होने वाला है, इसको वास्तव में करने की जरूरत है। अगर इनको वास्तव में भेदभाव खत्म ही करना था तो उस प्रपत्र में लिखना, राजपत्र में लिखना चाहिए। जबकि इन्होंने जाति के आधार पर छात्रों को बांटने का काम किया है। जो बार बार कहते हैं कि समता का संवर्धन हो,
हालांकि समता का संवर्धन नहीं होने वाला है, जातियों के आधार पर छात्रों को बांटने का ही काम है और इन सबका कोई मतलब नहीं है। नियम आ चुका है, राजपत्र आ चुका है, लागू हो चुका है, अब इसमें संशोधन की आवश्यकता है, मंत्रियों के किसी बयान की आवश्यकता नहीं। छात्र गुस्से में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 13 जनवरी वाले विवादित गैजेट को वापस लेने की मांग से कम में कुछ भी मंजूर नहीं है। कुछ यही हाल दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में भी अब दिखाई देने लगा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर इस वक्त यूजीसी के नए नियम को लेकर विरोध, और आपको हम तस्वीर दिखा देते हैं कि तमाम जो छात्र हैं जो सवर्ण समाज से आते हैं वो यहाँ पर यूजीसी के खिलाफ जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप यूजीसी के रूल्स पढ़ेंगे तो जो भी बच्चा उसको पढ़ेगा वो जनरल कैटेगरी का आता है, तो उसके पास प्रदर्शन में बैठने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। अगर वो नया बच्चा आता है, एडमिशन लेता है, तो उसको एडमिशन के टाइम पे एक फॉर्म साइन करना पड़ेगा कि वो जातिवाद नहीं करेगा। एक तो वो इतने टफ कंपटीशन से मेरिट में आता है, उसको रिवॉर्ड करने की जगह अगर हम लोग एक गिल्ड फॉर्म पकड़ा दें कि भाई तुम साइन करो। इस कानून के बाद जैसी स्थिति बनती दिख रही है, वी पीपल आर रियली स्केयर्ड, क्योंकि आपने हमें एलिनेट कर दिया है, अलग कर दिया है, और रिड्रेसल मैकेनिज्म्स कमजोर हैं, और आपने जो बिना किसी से पूछे, बिना किसी से बात किए, स्टूडेंट स्टेक होल्डर्स को बिना इन्वॉल्व किए आप कानून लेके आए हैं। अब हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि जो गलत है वो गलत है। मोदी जी इज अ वेरी रैशनल मैन एंड आई होप ही डज द राइट थिंग। अगड़े समाज के छात्र नाराज हैं तो साधु समाज, संत समाज भी यूजीसी के इस नए नियम को लेकर अब मुखर हो गया है। जब हम छात्र जीवन में ही एक युवा हो रहे राष्ट्र के मन में जातिगत भेदभावना इस कदर भर देंगे जहां न्याय की आशा नहीं की जा सकती, झूठी शिकायतों पर किसी प्रकार की सजा का कोई प्रावधान न हो, ऐसी परिस्थितियों में सिर्फ यह अपराध कि वो उच्च जातियों में पैदा हुए हैं, यह उनका अपराध है, यह मान करके नियमावली बनाना कहां तक उचित है। सामान्य वर्ग के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं? कांग्रेस और बीजेपी को अगर छोड़ दिया जाए तो तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अब अपनी राय साफ करनी शुरू कर दी है। कल हमने कहा था कि पार्टियों ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन आरजेडी के बाद समाजवादी पार्टी भी इस बिल के पक्ष में आ गई और सुभाषपा इसके पक्ष में है, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी इस पक्ष में, और आज यूपी की एक और बड़ी पार्टी जो दलितों की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती रही एक वक्त में, बहुजन समाज पार्टी, आज उसकी चीफ मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। ये पोस्ट उनके आपके सामने है, जिसमें उन्होंने नियमन का समर्थन कर दिया है। यूजीसी के नियमों का विरोध करने वाले लोगों को जातिवादी मानसिकता वाला बताया, साथ ही ओबीसी दलित तबके के लोगों से अपील भी की और उन्हें भड़काऊ और बिकाऊ नेताओं से सावधान रहने की नसीहत दी है। यूजीसी के नए नियम से जिस तरह समाज की अगड़ी जातियों का बड़ा तबका नाराज दिख रहा है, सड़कों पर है, उससे होने वाला सियासी नफा नुकसान का अंदाजा सरकार भी लगाने में अब लग गई है। अगर अब सूत्रों की बात करें तो सूत्रों के मुताबिक यूजीसी के नए नियमों को लेकर फैली आशंकाओं पर सरकार अब जल्द स्थिति स्पष्ट कर सकती है, जैसा कि हमारे सूत्र हमको बताते हैं। चूंकि मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो गया है, ऐसे में सरकार कानूनी दायरे में रहते हुए अपना पक्ष सार्वजनिक रूप से स्पष्ट कर सकती है। बहुत जल्द मानना है सूत्रों का कि जांच प्रक्रिया को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उन्हें देखते हुए सरकार जल्द ही कोई एसओपी भी जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में आज एक और नई याचिका दाखिल हो गई। यूपी के प्रतापगढ़ से पूर्व सांसद कुंवर हरिवंश सिंह ने नए नियमन को चुनौती दे दी है। सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं पर ऐसा माना जा रहा है कि 2 फरवरी को सुनवाई कर सकता है। अब बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर, जो आप सब ने अपने वोटिंग में पसंद की है। बिना स्नान विवादों के साथ आज माघ मेला छोड़कर स्वामी अभिव्यक्तेश्वरानंद वापस लौट गए। सियासत के बारे में कहा जाता है कि हर बात यहाँ पर सीधी नहीं कही जाती, कुछ बात इशारों में की जाती है, वो समझाई जाती है। जैसे कि देश के गृह मंत्री ने एक बयान दिया जिस पर आज दिन भर चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों में उनके बयान पर लोग दिमागी घोड़े दौड़ा रहे हैं कि ये बयान किसके लिए है। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा और क्यों इस पर इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही है, इसे जरा सुन लेते हैं। आजादी थया पछी सनातन धर्मना अनेक संप्रदायोना सौ अनुयायीओ राह जोता था कि एक एवी सरकार आवे जे आपणा सनातन धर्मने महत्व आपी एना आधार पर देश चलावવાનો अने अनेक तीर्थोनो उद्धार, बद्रीधाम, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, महाकाल
અને હવે સોમનાથ આ બધા તીર્થોનો ઉદ્ધાર આ 11 વર્ષમાં હાથમાં લીધો. મને વિશ્વાસ છે કે સંતોના આશીર્વાદથી હવે કોઈ દિવસ સનાતન ધર્મના અનુયાયીઓ નિરાશ થાય એવું શાસન આ દેશમાં ક્યારેય નહીં આવે. ऐसी सरकार दोबारा नहीं आएगी जो सनातनियों का अपमान करे. अमित शाह ने यह बात कल शाम को गुजरात की राजधानी गांधीनगर में कही. स्वामीनारायण संप्रदाय की एक सभा को संबोधित करते हुए वो बात कर रहे थे. संतों की सभा में बोली है, बिना किसी लाग लपेट के कहा है, जो सरकार सनातनियों को निराश करेगी वो कभी सत्ता में वापस नहीं आएगी. इस खबर की, इस पूरे उनके भाषण की ये लाइन दिन भर आज सुर्खियों में रही. ये बयान ऐसे वक्त में आया जब प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बिना संगम स्नान किए वापस लौट गए. और उनका संगम स्नान सिर्फ स्नान नहीं रहा, सम्मान, अपमान और सियासी घमासान का भी मुद्दा बीते करीब 10-12 दिनों से बना हुआ था. सियासत में शब्दों से अधिक उसकी टाइमिंग मायने रखती है. क्या ये टाइमिंग का ही तकाजा है कि अखिलेश यादव की जिस समाजवादी पार्टी को शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने नमाजवादी पार्टी तक कहा था, वही अखिलेश शंकराचार्य की सम्मान की ध्वजा अब उठाए हुए हैं. अखिलेश के सॉफ्ट हिंदुत्व की इनसाइड स्टोरी क्या है? आखिर अखिलेश के अंदर अचानक सनातन को लेकर इतना सम्मान क्यों उमड़ रहा है? क्या अखिलेश ने सनातनी शंख फूंक कर 2027 के चुनावी कुरुक्षेत्र में कूदने का मन बना लिया है, या फिर एक्सीडेंटल सनातनी बनने का यह मामला है? इसे आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन अभी अखिलेश यादव को सुन लीजिए अमित शाह के बयान पर उनका क्या टेक है. तो आपने एकदम ठीक कहा. इसलिए ठीक कहा कि हमारे पूजनीय शंकराचार्य, उसका अपमान किसने किया? सनातनी धर्म के सबसे ऊंचा झंडा ले जाने वाले, उनका किसने किया अपमान? आप बताइए, किसने अपमान किया? आप कह रहे योगी आदित्यनाथ ने. वो योगी कब हो गए? सर्टिफिकेट कहां से मिला? अगर वो दूसरे का सर्टिफिकेट मांग सकते हैं तो उन्हें अपना भी तो सर्टिफिकेट दिखाना चाहिए. वैसे एक बात आपको याद दिला दूं, यूपी में इन दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच की जुबानी जंग बहुत तेज है. मामला पर्सनल अटैक वाला हो गया है. आपको याद दिलाऊं, 12 बजे तक सोकर उठने वाला बबुआ बनाम जिनकी आंखें दिन भर बंद रहती हैं, ये राउंड अभी चल ही रहा था कि अखिलेश यादव को अमित शाह के बयान के बहाने योगी पर अटैक करने का एक और मौका मिल गया. लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि इस मौके पर भी उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के नाम और सम्मान को ही आगे रखा. वहीं योगी आदित्यनाथ भी अपने हालिया सभी स्पीचेस में सनातन और धर्म को ही कीवर्ड्स बनाकर रखा हुआ है. वो आज सिद्धार्थनगर में भगवान बुद्ध से जुड़े एक कार्यक्रम में बोल रहे थे. धर्म की शरण में जाने के लिए बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि और विवेक चाहिए. याद रखना, शक्ति असुरों के हाथों में आती है तो विध्वंस करेगा, शक्ति देवों के हाथों में आएगी तो सकारात्मक ऊर्जा से लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बनेगी. शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने आज अचानक माघ मेला से विदा ले ली, वो भी बिना संगम में डुबकी लगा स्नान किए. लेकिन विदा लेने से पहले उन्होंने अमित शाह के बयान पर जमकर प्रतिक्रियाएं दी, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे. अविमुक्तेश्वरानंद आज अपने संगम स्नान कंट्रोवर्सी को क्या नया एंगल दे गए हैं, इसे आगे आपको सुनाते हैं. अभी कांग्रेस के बड़े नेता प्रमोद तिवारी को सुनिए जरा. यानी कि भारत के संविधान के अनुसार हार अब उससे अलग हट रहे हैं. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी घोर सनातन विरोधी है. इसने सनातन का राजनीतिकरण किया, व्यवसायीकरण किया, सनातन का अपमान किया. इसलिए भाजपा दोबारा सत्ता में लौट के नहीं आएगी. सबसे बड़ी सनातन विरोधी कोई है तो भाजपा, चाहे वो मंदिर मुद्दा रहा हो, वहां इन्होंने दिखा दिया, चाहे संगम का मुद्दा हो, चाहे जहां हो, हर जगह सनातन का विरोध किया. और सनातन नहीं, संविधान का विरोध किया, संविधान के मूल अधिकारों का विरोध. इस दुख की भरपाई पता नहीं कौन सा नेता आएगा, कौन सी पार्टी आएगी जो करेगी. किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई, यह समय बताएगा. फैसला सनातनी समाज करेगा.
शंकराचार्य ने अमित शाह के बयान पर भी बात की और ये बोलकर भी लोगों को चौंका दिया कि कल रात और आज सुबह प्रशासन ने पालकी के साथ स्नान करने का उनको प्रस्ताव दिया था। संगम की इन लहरों में स्नान करना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि अंतरात्मा की संतृप्ति का एक मार्ग भी है। परंतु आज मन इतना व्यथित है कि हम बिना स्नान किए इस संकल्प को यहाँ की रेत में अधूरा छोड़कर यहाँ से विदा ले रहे हैं। जब हृदय में क्षोभ और ग्लानि का ज्वार हो तो जल की शीतलता भी अर्थहीन हो जाती है। प्रशासन की ओर से हमारे पास भेजा गया था, जिसमें यह कहा गया था कि हम स्नान के लिए जब आप जाना चाहेंगे ससम्मान आपको आपकी शिविर से पालकी में ले जाकर के अधिकारियों के माध्यम से स्नान कराने के लिए तैयार हैं। ये भी कहा गया था कि जिन अधिकारियों ने संगम पर मौनी अमावस्या के दिन उपस्थित रहकर घटना को देखा था, वो वे सब वहां पर उपस्थित रहेंगे और आपके ऊपर पुष्प वर्षा करके स्वागत करेंगे। एक तरफ देश के गृह मंत्री कल गांधीनगर में थे, उन्होंने वहां पर कहा कि संतों का अपमान करने वाली और सनातनियों की सुध न लेने वाली सरकारें कभी भी स्थायी नहीं रह सकती हैं। और दूसरी तरफ सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रतीक शंकराचार्य, सबसे बड़े प्रतीक बटुक, सबसे बड़ी प्रतीक सन्यासी, सबसे बड़े प्रतीक ब्रह्मचारी, जिन्होंने सनातन को अपने कंधों पर ढोने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है, ऐसी साधवियां, ऐसे वृद्ध सबका अपमान यहाँ पर हो रहा है। और उसके बाद भी इतना बड़ा उपदेश गृह मंत्री जी के श्रीमुख से निकल रहा है। अचानक क्यों छोड़ के चले गए वो मेले को? क्योंकि वो स्नान करने की बात कर रहे थे। प्रशासन खुद कह रहा है कि आप आइए, डुबकी लगा लीजिए, पालकी के साथ चले जाइए। हम बता दें, जो लोग ये मान रहे हैं कि माघ मेला कब तक चलेगा, माघ मेला खत्म नहीं हुआ, माघ मेला अभी भी चल रहा है। 15 फरवरी तक ये चलने वाला है। लेकिन शंकराचार्य ने 18 दिन पहले ही माघ मेला से खुद को दूर कर लिया। वसंत पंचमी के बाद अभी 2 बड़े स्नान और बाकी हैं। माघी पूर्णिमा का स्नान जो कि 1 फरवरी को होना है और महाशिवरात्रि का स्नान जो कि 15 फरवरी को होना है। माघ मेला अब भी चल रहा है, 2 विशेष स्नान बाकी हैं। शंकराचार्य की तरफ से यह दावा किया गया कि प्रशासन ने उनसे कहा कि पालकी के साथ आइए संगम में और स्नान कर लीजिए, फिर वो मेला छोड़कर क्यों काशी निकल गए? ऐसा क्या हुआ अभी मुक्तेश्वर आनंद के बीच कि वो अचानक आज प्रयागराज से काशी चले गए? यानी कि विवादों के शोर में सनातन के सर्वप्रथम की भावना कहीं पीछे छूटती और राजनीति बहुत आगे बढ़ती दिख रही है। यानी 1 साल की राजनीति, 2027 के चुनावों की राजनीति। अखिलेश यादव जो पीडीए कर रहे थे, वो अब सनातन सनातन का नारा लगा रहे हैं। शंकराचार्य होने का सर्टिफिकेट मांगने को योगी सरकार का शर्मनाक कदम बता रहे हैं। आखिर अखिलेश यादव ने यह सॉफ्ट हिंदुत्व की राह क्यों पकड़ी है? क्या वो शंकराचार्य विवाद का शंख फूंक कर 2027 के राजनीतिक कुरुक्षेत्र में विजय पाना चाह रहे हैं? सियासी गलियारे में कहा जा रहा है कि योगी सरकार से इन दिनों ब्राह्मण खासे नाराज चल रहे हैं। शंकराचार्य विवाद ने इस आग में घी डालने का काम किया है। ऐसे में क्या अखिलेश इस मुद्दे को पकड़कर ब्राह्मण वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं? या अखिलेश योगी की स्ट्रेंथ को बखूबी जानते हैं, इसी वजह से वो योगी के वीक पॉइंट को पॉइंट आउट कर योगी को घेरना चाहते हैं? प्रयागराज का शंकराचार्य विवाद, काशी का मणिकर्णिका विवाद, यूजीसी विवाद में अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा और 2024 वाला पुराना पीडीए समीकरण। यानी कि सपा सुप्रीमो को लगता है कि 27 के विधानसभा चुनाव में पीडीए वोट के साथ थोड़ा ही सही ब्राह्मण और अगड़ों का वोट जुड़ जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा और उनकी चांदी हो जाएगी। वैसे भी चांदी इन दिनों बहुत महंगी चल रही है। आइए आगे बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर, और जो कि बात है यूपी के जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह की, जो अब नई मुसीबत में फंस गए। ऐसा माना जाता है कि रोता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलता। कल अयोध्या में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ऐसे रोए जैसे सच का दरिया बह रहा हो। कमिश्नर साहब सीएम योगी पर टिप्पणी से इतने आहत थे कि इस्तीफा पटक दिए। ये तो कल की बात थी। इस स्टोरी में कल से आज तक बहुत पानी अब बह चुका है। कहानी पूरी 180 डिग्री पलट चुकी है।
प्रशांत कुमार सिंह के घड़ियाली आंसुओं के पीछे की पूरी सच्चाई आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। यह खुलासा खुद प्रशांत कुमार सिंह के बड़े भाई विश्वजीत सिंह ने किया है। विश्वजीत दावा करते हैं कि प्रशांत कुमार सिंह फ्रॉड अधिकारी है। फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट बनाकर उन्होंने ये सरकारी नौकरी पाई है, जिसकी अब विभागीय जांच चल रही है और उनकी नौकरी पर तलवार लटकी हुई है। इसीलिए नौकरी जाने से पहले प्रशांत कुमार सिंह ने ऐसे मास्टर स्ट्रोक का प्लान बनाया जिससे सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे और वो हीरो बनकर उभर जाए, यानी नौकरी भी रह जाए और सीएम योगी का दिल भी वो जीत ले। कई सालों से इंतजार के बाद आखिर मौका भी उनको मिल गया। शंकराचार्य और सीएम योगी के बीच जुबानी जंग को हथियार बनाकर प्रशांत कुमार सिंह ने चाल चल दी। वो किसी भी कीमत पर इस मौके को हाथ से निकलने देना नहीं चाहते थे, लेकिन मौके पर चौका लगाने के चक्कर में वो क्लीन बोल्ड हो गए। अब उन्हीं के भाई ने उनकी पूरी फाइल खोल कर रख दी है। प्रशांत कुमार सिंह के भाई विश्वजीत सिंह ने दावा किया है कि 27 अक्टूबर 2009 को प्रशांत कुमार सिंह ने सीएमओ मऊ को धोखा देते हुए एक विकलांग सर्टिफिकेट बनवाया और फिर इसी के आधार पर 2011 में प्रशांत पीसीएस अधिकारी बन गए। यानी प्रशांत कुमार सिंह को फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट के आधार पर यह सरकारी नौकरी मिली है। हमारे देश में भी गजब के फ्रॉड भरे पड़े हैं। अभी रुको, सब्र करो, कुछ और बाकी है। ये डायलॉग आजकल आप रील में जरूर सुनते होंगे, लेकिन यहां कुछ भी रील नहीं है, सब रियल है। अभी तो मैंने प्रशांत कुमार सिंह की फाइल का सिर्फ पहला पन्ना पलटा है। पूरी किताब खोलने से पहले आइए आपको उनके भाई के वो बयान सुना देते हैं जिसमें वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूरे मामले की जांच करवाने की मांग कर रहे हैं। प्रशांत कुमार सिंह की जांच अंतिम चरण में है। प्रशांत कुमार सिंह जांच से भाग रहे हैं। वो जान रहे हैं कि अगर वो नौकरी में रहेंगे तो जांच भी होगी, प्रमाण पत्र भी निरस्त होगा और लिए गए धनराशि की रिकवरी भी होगी। इसीलिए उन्होंने आज एक नए तरीके का कार्य किया है। प्रशांत कुमार सिंह विकलांग नहीं हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि उक्त प्रकरण पर संज्ञान लेते हुए प्रशांत कुमार सिंह जी का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाए, जिससे किसी विकलांग का हक विकलांग को मिल सके। दोनों भाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील कर रहे हैं, पर दोनों की मांग बिल्कुल अलग अलग है। 2011 से 2021 तक किसी को भी प्रशांत कुमार सिंह की जालसाजी की भनक तक नहीं लगी थी, लेकिन 2021 में अचानक उनके भाई सीएमओ के पास पहुंच गए। सीएमओ साहब ने फाइल देखी तो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है दया। इसके बाद सीएमओ साहब ने अपर चिकित्सा निदेशक आजमगढ़ मंडल को प्रशांत कुमार सिंह का मेडिकल कराने की चिट्ठी लिख दी। प्रशांत कुमार सिंह ने मेडिकल बोर्ड ने परेशान पेश होने के लिए बुलाया गया, लेकिन कमिश्नर साहब वहां नहीं पहुंचे। इसके बाद एक बार फिर प्रशांत कुमार सिंह को हाजिर होने का दोबारा निर्देश दिया गया, लेकिन वो फिर से नहीं पहुंचे। इसके बाद सीएमओ मऊ ने स्वास्थ्य महानिदेशक से प्रशांत कुमार सिंह की शिकायत कर दी, लेकिन कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हुई। सवाल यह कि प्रशांत कुमार सिंह के पीछे आखिर कौन खड़ा है? वो कौन सी ताकत है जो प्रशांत कुमार सिंह को बचाती रही? जब कुछ नहीं हुआ तो पिछले साल अक्टूबर में मामला राज्य आयोग दिव्यांगन कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने कार्रवाई का आदेश दिया, फिर वही हुआ। सीएमओ मऊ ने स्वास्थ्य महानिदेशक को चिट्ठी लिखकर प्रशांत कुमार सिंह पर जांच से भागने का आरोप लगा दिया। एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका, जो प्रशांत कुमार सिंह पर एकदम फिट बैठती है। सवाल यह कि अगर प्रशांत कुमार सिंह पर लग रहे आरोप गलत हैं, तो फिर वो जांच से भाग क्यों रहे? अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवा क्यों नहीं लेते? प्रशांत कुमार सिंह विकलांग नहीं हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि उक्त प्रकरण पर संज्ञान लेते हुए प्रशांत कुमार सिंह जी का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाए। मैं बता दूं कि प्रशांत कुमार सिंह पर अभी फर्जी विकलांगता सर्टिफिकेट बनाने का आरोप लगा हुआ है। उनके भाई की शिकायत पर ही जांच चल रही है। सीएमओ मऊ के मुताबिक प्रशांत कुमार सिंह को 40% विकलांगता वाला यूडीआईडी कार्ड इशू किया गया था। सरकारी नौकरियों में 40% शारीरिक या मानसिक विकलांगता पर ही आरक्षण का प्रावधान है। यह तो तय है कि इसका लाभ उठाकर प्रशांत कुमार सिंह ने सरकारी नौकरी पाली,
लेकिन इसकी जांच होना भी बाकी है कि वो वाकई में विकलांग हैं या नहीं, और विकलांगता भी उन्होंने दृष्टि की बताई है, आंखों की बताई है। वैसे तो उनके भाई विश्वजीत सिंह के मुताबिक प्रशांत ने जिस आंख की बीमारी को दिखाकर दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाया, वैसी बीमारी 50 साल से कम उम्र में किसी को भी नहीं होती। लेकिन अब ये तो सरकारी जांच की पता चल पाएगा कि आखिरकार उनकी आंखों की रोशनी में कुछ दिक्कत है या नहीं है। ये प्रकरण जो है लगभग 2021 से जो है जो मेरी जानकारी में आया है, 2021 से ये प्रकरण चल रहा है। सर क्या शिकायत है? शिकायत तो है कि इनका एक विकलांग सर्टिफिकेट बना था 2009 में मऊ दिव्यांग बोर्ड से, तो उसकी जो है उस पुनः जांच कराने हेतु शिकायत की गई है। प्रशांत कुमार सिंह के जीवन के कई चैप्टर में आपको दिखा चुका हूं, लेकिन अभी एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर बाकी है जो आपको जरूर देखना चाहिए। आज भले ही वो जीएसटी के कमिश्नर बन चुके हैं, रौब है, रुतबा है, राजनीतिक बातें कर रहे हैं, अब वो बुरी तरह फंसते भी नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले अब इनके बारे में जानिए, प्रशांत कुमार सिंह साहब के बारे में, कि वो राजनीति के अखाड़े में भी ताल ठोक चुके हैं। सरकारी नौकरी पाने से पहले वो एक कोचिंग चलाया करते थे। इसी दौरान वो समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता थे अमर सिंह, उनके संपर्क में आए और फिर राष्ट्रीय लोकमंच पार्टी के जिला अध्यक्ष भी बन गए। उन्होंने पदभार भी संभाला। ये बात खुद प्रशांत कुमार सिंह के चचेरे भाई ने बताई। 2008 से 13 तक जी, उस दरमियान ये अमर सिंह से भी जुड़े थे? जी, उनके साथ में थे, पार्टी में उनके साथ कार्यकर्ता के तौर पे अपना जो भी उनका कार्य था, करना, धरना, देखना, सुनना, सभी अपना करते। लेकिन सरकारी नौकरी ज्वाइन करने के बाद भी प्रशांत के दिलो दिमाग से राजनीति का रंग नहीं उतरा। उन्होंने जीएसटी ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गए। खबर तो यह भी है कि 2022 में जीएसटी विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर पद पर रहते हुए ही प्रशांत कुमार सिंह ने बीजेपी से मऊ विधानसभा टिकट की दावेदारी की पेशकश की। उस वक्त उन्होंने कुछ बैनर और पोस्टर्स लगाकर अपने लिए माहौल भी तैयार किया। हालांकि टिकट नहीं मिला, पर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और नौकरी जारी रखी। समय के साथ प्रमोट होकर वो डिप्टी कमिश्नर बन गए और उनकी पोस्टिंग अयोध्या हो गई। लेकिन राजनीति की ललक ने एक बार फिर उफान मारा है, लिहाजा कल कैमरा ऑन किया। 3 दिन से मानसिक रूप से आहत होने का हवाला देकर कमिश्नर साहब कैमरे के सामने खूब रोए, लेकिन दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। उन्हीं के भाई ने उन्हीं की झूठी लंका में आग लगा दी। लेकिन मैं तो यही कहूंगा, वाह प्रशांत कुमार सिंह जी, क्या कमाल किया आपने एक्टिंग की। तमाम नेताओं के सवाल उठाने पर अजीत पवार के चाचा, उनके राजनीतिक गुरु शरद पवार का भी एक बयान सामने आया और शरद पवार साहब का कहना है कि यह कोई साजिश नहीं बल्कि हादसा ही है। पूरी सरकार ने, राजनीतिक पार्टी के तमाम लोगों ने भी दुख जताया। खुद प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान। 7 महीने पहले ही अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक विमान क्रैश कर गया था, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी समेत 241 लोगों की मौत हुई थी। अब अजीत पवार का प्लेन क्रैश कर गया है। हादसे में अजीत पवार के साथ पायलट कैप्टन सुमित कपूर, को पायलट कैप्टन शांभवी पाठक, अजीत पवार के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर HC विदीप जाधव और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली भी सवार थे। आखिर कहां गलती हुई, कहां चूक हुई, जिससे महाराष्ट्र ने अपना एक बड़ा नेता खो दिया? क्या खराब मौसम में प्लेन उड़ाना घातक हो गया? यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आखिरकार कहां चूक हुई, कैसे हादसा हो गया? क्या खराब मौसम की वजह से प्लेन उड़ाना घातक हो गया? क्या रनवे पर विजिबिलिटी नहीं होने के कारण पायलट समझ नहीं पाया कि विमान उतारना कहां है और विमान का नोज रनवे से टकरा गया? क्या दूसरी बार पायलट ने हार्ड लैंडिंग की थी जो उल्टा पड़ गया? यानी पायलट के निर्णय विमान दुर्घटना के कारण बने क्या, या फिर विमान में कोई तकनीकी खराबी थी? इन सवालों का जवाब अब जांच के बाद पता चलेगा।
हादसे वाली जगह से हमारे सहयोगी अरुणिल की रिपोर्ट देखिए। रीजन हो सकता है, क्या कारण हो सकता है कि ऐसा एक्सीडेंट हुआ, ऐसा क्रैश हुआ, इस पे भी वो छानबीन करेगी कि क्या खाली धुंध की वजह से और नहीं दिखने की वजह से ये क्रैश हुआ, क्या बहुत तेजी से हवा यहां पर आ रही थी, इसकी वजह से ये लैंडिंग फेल हुई, 2 बार लैंडिंग फेल हुई है, क्या कोई और कारण है, क्या पायलट की गलती थी, क्या टेक्निकल खराबी थी इस जहाज में, ये सब चीजें एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की तरफ से देखी जाएगी। मैं अरुणिल सदरेकर, वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ टाइम्स नाउ नव भारत के लिए बारामती से। और अब हम चक्रव्यूह के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। बात करते हैं पब्लिक व्यू का। आज की स्टोरीज पे आपकी कुछ राय। संदीप नारायण अजीत लिखते हैं, अजीत पवार, विमान हादसे की जांच जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। विपक्षी नेताओं को भी इस समय राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगला कमेंट शांतनु का है। वो यूजीसी के मुद्दे पर लिखते हैं कि यूजीसी के मुद्दे पर प्रदर्शन करने वाले लोगों को भी पता है कि केंद्र में मोदी सरकार है, उनकी मांगे अधूरी नहीं जाएंगी। तीसरा भी कमेंट है आज, वो ऋषभ का है। बीजेपी के मास्टर ब्लास्टर कहे जाने वाले अमित शाह चुनाव के समय वो पार्टियों के लिए मास्टर स्ट्रोक का काम करते हैं और चुनाव जीतकर गेंद अपने पाले में ले लेते हैं और विपक्ष को अस्त व्यस्त कर देते हैं। तो आज मेरे साथ पब्लिक व्यू में इतना ही। कल शाम 6:57 पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि।